नमस्ते। आप सुन रहे हैं मानव कौल लिखित बहुत दूर कितना दूर होता है इस पुस्तक का भाग 3। कितनी दूर तक चले जाने पर बहुत दूर होता है। मैं तो बहुत दूर था, खुद से, अपनों से, अपने छोटे छोटे बनाए हुए व्यस्त ढर्रों से। पर फिर भी पता था कि ज़रा सी दूरी पर वही पुराना सारा जिया हुआ आस लगाए खड़ा है। उसे बस एक छोटे कमज़ोर क्षण की ज़रूरत है और वो वापस धर दबोचेगा मुझे। फिर किसी भी नए की उम्मीद निरर्थक होगी। एकदम नया और नए सिरे से जीना क्या संभव है? इस प्रश्न के लिखने में भी कितनी उदासी है। शायद ये उदासी पिछले 2 दिनों की है। पिछले 2 दिनों से लंदन में ओले और बारिश का कहर आ जा रहा था। हमारे ऊपर मौसम का कितना गहरा असर होता है। सारे कुछ स्याह में जितना भी दूर देखो बस उदासी बिछी हुई दिखती है। मैं बार बार खुद से कहता रहा कि मैं दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, पर बहुत दूर कितना दूर होता है। अगले दिन अचानक लंदन का मौसम बदल गया था। चारों तरफ धूप का सुनहरापन बिखरा हुआ था। मैं ग्लॉकस्टर रोड के पॉल कैफ़े में बैठा हुआ बीते हुए दिनों के स्याह को लिखना चाह रहा था। सुंदर धूप में बैठकर पुराने बीते स्याह दिनों के बारे में लिखना इस धूप को और भी सुनहरा कर रहा था। पर सारा स्याह लिखते ही जब मैं उसे इस धूप में पढ़ने बैठता तो लगता कि ये सब कितना झूठ है। मैं बार बार कुछ वाक्य लिखता, पढ़ता और मिटा देता। उलझे पड़े धागे सा भीगा पड़ा मेरा जीवन मेरे सामने चित पड़ा था। मैं उस सारे उलझे हुए का एक छोर तलाश रहा था कि कहीं तो वो सिरा मिले जहाँ से सुलझना संभव दिखे। मेरी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। मैं सोच ही रहा था कि एक गर्म कॉफ़ी ऑर्डर करूं, तभी एक वेट्रेस मेरा पिछला कॉफ़ी कप उठाने आई। मैंने उससे अगली कॉफ़ी की गुजारिश की। उसने हाँ कहकर मेरा कप उठाया और तभी उसकी निगाह मेरे लैपटॉप पर पड़ी। What the heck is this? मुझे उसके इस सवाल पर हंसी आ गई। मैंने कहा, हिंदी। मैं हिंदी लेखक हूँ। वह बगल वाली कुर्सी पर बैठकर हिंदी के अक्षरों को ध्यान से देखने लगी। फिर उसने मुझसे कुछ टाइप करने को कहा। मैंने उसका नाम पूछा, कैथरीन। मैंने टाइप किया और वो हंसने लगी। उसने अपना फ़ोन निकालकर अपने नाम की तस्वीर ली और मुझसे कहा कि एक कॉफ़ी मेरी तरफ से। मैंने धन्यवाद दिया और वो हंसते हुए भीतर चली गई। मैं देर तक कैथरीन नाम को देखता रहा। अब उस नाम में उसकी हंसी मौजूद थी। मैंने एक कहानी गढ़ना शुरू की। मैं एक लड़की को जानता था जिसका नाम कैथरीन था। लिखते ही मुझे अपने छिछलेपन पर घिन आने लगी। मैं बहुत समय से इस बात से जूझ रहा था कि कब मैं किसी काल्पनिक कहानी को गढ़ रहा हूँ और कब मैं असल में जी रहा हूँ। मतलब लिखना और जीना, इन दोनों में अंतर होना चाहिए, वरना मैं कभी कुछ रियल जी नहीं पाऊँगा। कुछ भी सुंदर घटते ही मैं तुरंत उसे किसी कहानी के रूप में देखने लगता हूँ। इसमें उसी वक्त का जीना कहाँ है, जैसे मैं अभी ठीक इस वक्त कहा हूँ। मैं लंदन में बैठा क्या कर रहा हूँ? अकेलेपन से घने अकेलेपन की तरफ क्यों भागना चाहता हूँ? ऐसे सवाल जब मुझे घेरने लगते हैं तो मुझे अपने लिखे से अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मैंने तुरंत कैथरीन नाम को मिटाया और लैपटॉप बंद कर दिया। कैथरीन कॉफ़ी लेकर आई। कॉफ़ी रखते ही उसने पूछा, आर यू ओके? चेहरे की शिकन सारी भाषाओं में एक जैसी होती है। मैंने मुस्कुरा दिया, जिसका अर्थ हाँ और नहीं दोनों था। मैं दूर था, वरना अपने देश में मैं तुरंत कहता कि अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ सब छुपा कर रखना होता है। वहाँ ठीक न होने की कमज़ोरी छुपाने में लगातार मेहनत करनी पड़ती है। पर यहाँ मुझे लगा कि जो है, जैसा है, वैसा का वैसा ही जीना चाहिए। उसने कॉफ़ी रखी और मुझे अकेला छोड़कर चली गई।
कुछ ही देर में मुझे मेरे मुस्कुराने से उलझन होने लगी। मुझे यहाँ भी आई एम फाइन कह देना चाहिए था। बहुत वक्त हुआ था मुझे सिगरेट छोड़े हुए, पर पिछले 2 दिनों के स्याहपन में मैंने सिगरेट खरीद ली थी। मैं कितना कमज़ोर हूँ मैं जानता हूँ। कॉफ़ी के 2 सिप लेने के बाद मेरा हाथ सिगरेट पर गया और मैंने एक सिगरेट निकाल कर सामने रख दी। लाइटर कुछ टटोलने के बाद मिला। कुछ देर मैंने सिगरेट को सूंघा, फिर धीरे से मुंह में लिया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुझे रोक दे, कोई विचार, कोई फ़ोन, कोई मैसेज, लेकिन किसी ने नहीं रोका। कुछ देर बाद मैं सिगरेट जला चुका था। पहला कश लेते ही शरीर में चढ़ा हुआ तनाव थोड़ा ढीला पड़ा, पर कुछ ही देर में मेरा सिर घूमने लगा। मैं पूरी सिगरेट नहीं पी पाया। कैथरीन एक चॉकलेट केक लेकर आई और उसने मेरे सामने रख दिया। दिस इज़ फ्रॉम माई बॉयफ्रेंड, ही टोल्ड मी टू गिव इट टू यू। ये कहकर वह मुस्कुराने लगी। मैंने थैंक यू कहा और लेने से इनकार कर दिया, पर कैथरीन कहने लगी कि उसके बॉयफ्रेंड को बुरा लगेगा। कुछ देर की मनोबल के बाद मैंने केक ले लिया। सुबह से सिर्फ कॉफ़ी पी थी, सो भूख बहुत थी। कुछ ही देर में मैंने केक चट कर दिया। मुझे लगा कैथरीन कैफ़े के भीतर चली गई है, पर वो कैफ़े के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे खाता देख रही थी। कैथरीन के बाल सुनहरे थे, बिल्कुल वैसे जैसी धूप लंदन की बिल्डिंगों पर चमक रही थी। उसका कद ऊंचा था। शरीर से वो बास्केटबॉल या हॉकी की खिलाड़ी लगती थी। उसके ऊपर इस तरह की सौम्य मुस्कान बड़ी बचकानी लग रही थी। मुझे निकलना था। मैंने अपने पर्स से पैसे निकालकर उसे इशारे से कहा कि प्लीज़ ले लो, पर वो मुझे देखती रही। न उसने मना किया, न ही हाँ कहा, बस मुस्कुराकर देखती रही। मैं थोड़ा असहज हो रहा था। कुछ देर में वह मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। ये मुस्कुराहट कुछ दूसरी थी। इस मुस्कुराहट में मैं तुम्हें जानती हूँ वाला भाव था। मैंने 2 कॉफ़ी और केक के पैसे टेबल पर रखे और चोरों की तरह वहाँ से चला गया। कैथरीन की कहानी गढ़ने में अजीब सी सिहरन पीछे पीठ में मैंने महसूस की थी। बिना किसी को जाने उसे ज़बरदस्ती खींचकर अपनी काल्पनिक दुनिया में लाना और उसे अपने बहुत तुच्छ से अनुभव से चीरना फाड़ना कितना घातक है। मैं जानता हूँ एक कलाकार कभी भी अपनी सृजनात्मकता में पवित्र नहीं रह सकता, पर यह तो बिल्कुल वैसा ही है कि एक दिन उपवास रखकर भूख के बारे में लिखना। मैं 1 साल पहले पहली बार लंदन आया था। कभी सोचा नहीं था कि 1 साल के अंदर दूसरी बार यहाँ आना होगा। वापस से उन्हीं जगहों पर जाना अजीब सा अपनापन देता है, पर एक निरर्थकता भी गहरे में आकर बैठ जाती है। पिछली बार बहुत नाटक देखे थे, इस बार मैंने उस तरफ रुख नहीं किया, पर वापस टेट मॉडर्न और नेशनल गैलरी में देर तक वॉन गॉग, रात को पिकासो, मतीस के सामने बैठ रहा। कुछ आकृतियाँ समर्पण का एक रोशनदान खोल देती हैं। इन्हें फिर से देखना हर बार पहली बार देखने जैसा लगता है। पार्कों में उन पेड़ों के पास भी गया जिनकी छाया तले पिछली गर्मियों में मैं सोया था। भटकते हुए नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम गया। वहाँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगी थी, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो गया। फिर स्टैनली क्यूब्रिक की प्रदर्शनी में हतप्रभ सा खड़ा रहा। कितना श्रम जाता है एक खूबसूरत सिनेमा बनाने में। उनका विजन, उनकी शिद्दत पुरानी स्क्रिप्ट पर लिखे उनके नोट्स पढ़कर पता चलती है। कुछ देर बाद बाहर आया तो सिर भारी था और पैर कोना तलाश रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ एक छोटा कैफ़े दिखा। कैफ़े के दिखते ही मुझे कैथरीन का मना करता हुआ चेहरा नज़र आया। मैं कैफ़े में नहीं गया। सड़क के कोने कोने चलता रहा। पैर खुद ब खुद एक बार में चले गए। मैंने बियर ऑर्डर की और अपना जैकेट उतार दिया। अकेले चल रही यात्रियों की एक बुनियादी तकलीफ़ यह है
कि सन्नाटे में कोई भी आहट होती है तो उसकी गूंज बहुत देर तक शरीर में बनी रहती है। दूर से देखने पर इस तरह की यायावारी बहुत आकर्षक लगती है, पर भीतर एक पूरा प्रदर्शित शहर हरकत कर रहा होता है। भीड़ होती है बहुत, और उस भीड़ को छटने में बहुत वक्त लगता है, पर एक गलत मोड़ पूरी यात्रा को किसी भूल भुलैया में धकेल सकता है, जहाँ से वापसी असंभव है। पूरा दिन हवा में तैरता सा बीत गया। कब चलता रहा, कब रुका, कब एक पब में जाकर ढेर हो गया, पता ही नहीं चला। एक अजीब सा अजनबीपन बना रहता है हर जगह। मैं बम्बई में रहता हूँ, पर वहाँ भी कुछ इस तरह मंडराता रहता हूँ कि ये तो एक पड़ाव सा है। असल जगह जाना तो अभी बचा है। जिससे मिलता हूँ लगता है कि अभी तो समय कट रहा है, पर असल में मिलना तो अभी दूर है। एक कड़ी है जिससे अभी और यही बंधा रहता है, वो गायब है। सब कुछ एक समय ढीला बिखरा हुआ लगता है, तो कभी एक खिंचाव तनाव बना रहता है, और ये सारा कुछ कहीं इतने भीतर रेंग रहा होता है कि बाहर चेहरे पर इसकी कोई चिन्ह नज़र नहीं आते। जब कैथरीन ने मुझे कैफ़े के दरवाजे पर खड़े होकर देखा था तो लगा था कि वह रियल नहीं है, वह काल्पनिक है, या वो मेरे भीतर रेंगे हुए कृत्रिम सूक्ष्म जीवों का प्रतिनिधित्व कर रही है। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इस बीच में कॉफ़ी लेने के बहाने पॉल कैफ़े गया, और मुझे देखकर इतनी तसल्ली हुई कि वह वहाँ नहीं थी, जबकि मेरी कॉफ़ी पीने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं उसे ही देखने गया था। देर रात मैंने अपना फ़ोन निकाला और पेरिस में 4 दिनों के लिए एयरबीएनबी के माध्यम से एक कमरा बुक कर दिया। फिर 2 दिन के बाद ही लंदन से पेरिस यूरो ट्रेन की टिकट भी बुक कर दी। अगले दिन मैंने खुद को पॉल कैफ़े में पाया। कैथरीन ने मुझे देखकर ऐसे अनदेखा किया मानो वो मुझे जानती ही नहीं हो। मैं कॉफ़ी लेकर बाहर आ गया, एक सिगरेट जलाई और अपना लैपटॉप खोल लिया। देखा रात नशे में मैं कुछ अल्लम बल्लम लिखा हुआ था। उसके कुछ वाक्य पढ़े और हंसी आने लगी। सारा पुराना लिखा ख़त्म करके फिर से नई शुरुआत करने का फ़ैसला किया। कितना कमाल है ये, मानो आप शतरंज खेल रहे हैं और आपका विरोधी आपका खुद का जीवन है, जो बहुत अच्छा खेलता है। हर बार खेल के मध्य में आपको अपनी हार दिखने लगती है और आप पूरे खेल को बिगाड़ कर अपने जीवन से कहते हैं कि चलो यार फिर से शुरू करते हैं। पुराना मैं मिटा चुका था, सामने कोरा पन्ना था। शतरंज का नया खेल बिछ गया था। मैंने सबसे पहला शब्द लिखा, कैथरीन, और बहुत देर तक सब कुछ उस नाम के इर्द गिर्द ही रुका रहा।